आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द स्टडी गोल में। और आज हम देखेंगे शिक्षण कौशल के अंतर्गत शिक्षण की अवधारणा। जो मनोविज्ञान है वो 3 भागों में विभाजित है। नंबर 1 बाल विकास, नंबर 2 शिक्षण कौशल, नंबर 3 जीवन कौशल। तो शिक्षण कौशल के अंतर्गत आज हम देखेंगे शिक्षण की अवधारणा, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और परीक्षा में हर साल इस टॉपिक से 1-2 क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहली डेफिनेशन जो B.O. स्मिथ साहब ने दी है, इन्होंने बताया कि शिक्षण एक उद्देश्य केंद्रित प्रक्रिया है। तो B.O. स्मिथ महोदय ने बताया कि शिक्षण कोई क्यों करेगा। शिक्षण तभी तो कोई करेगा जब उसका कोई एक उद्देश्य होगा, एक टारगेट होगा, एक लक्ष्य होगा, तभी वो शिक्षण करेगा। तो B.O. स्मिथ ने बताया कि शिक्षण एक उद्देश्य केंद्रित प्रक्रिया है। और आप इसको एक ट्रिक से भी जोड़ सकते हैं कि उद्देश्य में आधा सा है और स्मिथ में भी आधा सा है। तो यानी कि आप उद्देश्य का जब आधा सा देखेंगे तो आप सीधे वहाँ पे स्मिथ को टिक करेंगे। ये 99% टिक सही ही बैठती है ज़्यादातर, बाकी आप इसको डिफिनेशन को याद कर लेंगे। दूसरी डिफिनेशन जो रायवर्न महोदय की है, इन्होंने बताया कि शिक्षण शिक्षार्थी पाठ्यक्रम के बीच अंतःक्रिया ही शिक्षण है। यानी कि रायवर्न ने बताया कि जो शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम के बीच जो एक अंतःक्रिया होती है वही शिक्षण है। उसके बाद स्किनर महोदय के डिफिनेशन है, इन्होंने बताया कि शिक्षण पुनर्वलन की आकस्मिकताओं का क्रम है। तो आप जहाँ पे पुनर्वलन को देखेंगे वहाँ पे आप स्किनर को टिक कर देंगे। ये 90% जो है सही ही बैठता है तुक्का। अगर आपको वहाँ पे अगर डिफिनेशन नहीं याद आ रही है और वहाँ पे पुनर्वलन शब्द मिल जाता है तो आप वहाँ पे स्किनर को टिक कर दीजिए। 99 परिभाषाओं में स्किनर ही वहाँ पे फिट बैठते हैं। तो ये आपके लिए एक ट्रिक हो जाएगी। तो शिक्षण पुनर्वलन की आकस्मिकताओं का क्रम है। यानी कि पुनर्वलन का तात्पर्य है कि किसी वांछनीय व्यवहार को बढ़ावा देना, उसी को हम पुनर्वलन कहते हैं। तो स्किनर ने बताया कि शिक्षण के द्वारा हम अपने जो किसी वांछनीय व्यवहार होता है हमारा, उसको हम बढ़ावा देते हैं। उसके बाद योकम एवं सिम्पसन की परिभाषा है। इन्होंने बताया कि समूह के परिपक्व सदस्य अपने अपरिपक्व सदस्यों को जीवन में समायोजन करना सिखाते हैं। यानी कि योकम एवं सिम्पसन ने बताया कि जो शिक्षण प्रक्रिया में जो समूह के परिपक्व सदस्य होते हैं वो अपने समूह के अपरिपक्व सदस्यों को जीवन में समायोजन करना सिखाते हैं। यानी कि जो अध्यापक है वो विद्यार्थियों को समायोजन करना सिखाता है कि जीवन में कैसे समायोजन करना है, क्योंकि टीचर जो है वो परिपक्व है यानी एक्सपीरियंस है और विद्यार्थी अभी नॉन एक्सपीरियंस है, अपरिपक्व है। तो उसको टीचर ये सिखाते हैं कि आपको जीवन में कैसे समायोजन करना है या समाज में कैसे रहना है। तो ये तीनों डिफिनेशन चारों ये डिफिनेशन जो थी वो इम्पॉर्टेंट थी। आप इन्हें देख लीजिए, बाकी ट्रिक भी हमने बता दी है, वो भी आप देख लीजिए। और आपको अगर वीडियो हमारा पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमसे जुड़ें, क्योंकि यूपी टेट हो, सी टेट हो या सुपर टेट हो, BTC हो, सभी में ये शिक्षण कौशल आता है। उसके बाद हम देखेंगे शिक्षण की प्रक्रिया। तो शिक्षण की प्रक्रिया को सबसे पहले द्विमुखी प्रक्रिया किसने कहा, तो ये एडम्स महोदय ने कहा। तो क्वेश्चन बनता है कि शिक्षण को द्विमुखी प्रक्रिया कहा है तो एडम्स महोदय ने। तो एडम्स महोदय ने इसमें 2 चर बताए हैं, शिक्षक और शिक्षार्थी। यानी कि एडम्स महोदय ने सिर्फ स्टूडेंट और टीचर 2 चर माने हैं कि शिक्षण में केवल ये 2 चर कार्य करते हैं। लेकिन वहीं पे त्रिमुखी प्रक्रिया का क्वेश्चन आ जाए कि शिक्षण को त्रिमुखी प्रक्रिया किसने कहा, तो ये जॉन डेवी ने कहा। तो क्वेश्चन बनेगा कि शिक्षण को त्रिमुखी प्रक्रिया किसने कहा है, तो जॉन डेवी ने कहा है। उसके बाद अब हम देखेंगे शिक्षण के चरण, शिक्षण के चर। तो शिक्षण के चर 3 होते हैं। तो पहला क्वेश्चन बनेगा कि शिक्षण के चर किसने दिए हैं, तो B.O. स्मिथ ने दिए हैं। B.O. स्मिथ ने शिक्षण के कितने चर दिए हैं, तो 3 चर दिए हैं। इससे 2 ही क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद पूछ लिया जाएगा कि शिक्षक कैसा चर है, तो शिक्षक एक स्वतंत्र चर है, यानी कि वो एक फ्री स्वतंत्र फ्रीडम है। नंबर 2 शिक्षार्थी, शिक्षार्थी आश्रित चर है, क्योंकि शिक्षार्थी एक कोरी पटिया होता है और वो टीचर पे ही डिपेंड होता है, यानी कि वो आश्रित होता है। नंबर 3 पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम जो है वो मध्यस्थ चर है, यानी कि पाठ्यक्रम जो है वो टीचर और स्टूडेंट के बीच में मध्यस्थता का रोल करता है, यानी कि वो दोनों को जोड़ता है, इसीलिए पाठ्यक्रम मध्यस्थ चर हो गया। तो क्वेश्चन बनेगा कि शिक्षण में मध्यस्थ चर क्या होता है, तो आप टिक करेंगे पाठ्यक्रम। उसके बाद हम देखेंगे शिक्षण के चरण।
तो शिक्षण के चरण B.O. स्मिथ ने बताए हैं। तो क्वेश्चन बनेगा कि शिक्षण के चरण किसने बताए हैं, तो B.O. स्मिथ ने शिक्षण के चरण बताए हैं। पहला चरण है निदान। निदान का तात्पर्य है कि हम पहले कमी को पहचानना, या हम कमी को पहचानेंगे, क्योंकि निदान हम तभी तो करेंगे अगर किसी बच्चे को गणित में कोई समस्या है तो हम तभी तो उसका निदान कर पाएंगे जब हम उसकी कमी पहचान पाएंगे कि उसको गणित में क्या समस्या है। तो निदान का तात्पर्य है कि सबसे पहले हम उसकी कमी को पहचानेंगे। उपचार का तात्पर्य है फिर हम उस पर कार्य करेंगे, उपचार करेंगे, और उपचार करने के बाद फिर हम मूल्यांकन यानी कि उसका निरीक्षण करेंगे, मूल्यांकन करेंगे कि हमने जो कार्य किया है या जो हमने उपचार किया है वो सफल हुआ कि नहीं सफल हुआ। ये हमें मूल्यांकन के थ्रू पता चलेगा। तो शिक्षण के यही 3 चरण हैं, निदान, उपचार और मूल्यांकन। उसके बाद शिक्षण के प्रकार। तो शिक्षण के 3 प्रकार हैं। नंबर 1 शिक्षक केंद्रित या तानाशाही शिक्षण। तो क्वेश्चन बनेगा कि अमनोवैज्ञानिक शिक्षण किसे कहते हैं, तो अमनोवैज्ञानिक शिक्षण शिक्षक केंद्रित या तानाशाही शिक्षण को कहते हैं। ये अमनोवैज्ञानिक क्यों होता है, क्योंकि ये अमनोवैज्ञानिक इसलिए होता है क्योंकि इसमें शिक्षक सर्वेसर्वा होता है और विद्यार्थी शून्य होता है। क्योंकि इसमें शिक्षक ही एकदम तानाशाही रोल निभाता है कि शिक्षक आके अगर बैठ गया तो विद्यार्थी चू नहीं कर सकते। तो ये अमनोवैज्ञानिक है, क्योंकि मनोवैज्ञानिक तो तभी होगा जब दोनों लोग आपस में बात करें, वो मनोवैज्ञानिक होगा। तो क्वेश्चन आएगा कि अमनोवैज्ञानिक शिक्षण कौन सा है, तो शिक्षक केंद्रित या तानाशाही शिक्षण। दूसरा है बाल केंद्रित या प्रजातांत्रिक शिक्षण। तो बाल केंद्रित या प्रजातांत्रिक शिक्षण को ही हम मनोवैज्ञानिक शिक्षण कहते हैं, क्योंकि इसमें 2 तरफा शिक्षण होता है, यानी कि दोनों लोग अपनी अपनी बात रखते हैं, अंतःक्रियात्मक होता है। इसमें विद्यार्थी की रुचि को भी महत्व दी जाती है कि विद्यार्थी किस में रुचि रखता है। ये सारी चीज़ें बाल केंद्रित या प्रजातांत्रिक शिक्षण में दी जाती हैं। इसलिए क्वेश्चन बनेगा कि मनोवैज्ञानिक शिक्षण किसे कहते हैं, तो बाल केंद्रित या प्रजातांत्रिक शिक्षण को। इसमें शिक्षार्थी को वरीयता दी जाती है। नंबर 3 अहस्तक्षेपी शिक्षण। अहस्तक्षेपी शिक्षण का तात्पर्य है कि इसमें विद्यार्थी सर्वेसर्वा होता है, यानी कि टीचर का जो रोल होता है वो शून्य होता है, विद्यार्थी सर्वेसर्वा होता है। पाठ्यक्रम, परीक्षा, ये सारी चीज़ें विद्यार्थी के अनुसार होती हैं। तो यानी कि इसमें टीचर का कोई रोल नहीं होता, विद्यार्थी जो करना चाहे वो करे, एकदम फ्री है। तो ये भी शिक्षण उत्तम नहीं है। अगर पूछा जाए कि सब शिक्षण की सबसे उत्तम विधि कौन सी है, तो वो बाल केंद्रित या प्रजातांत्रिक शिक्षण है, क्योंकि इसी शिक्षण के द्वारा दोनों में अंतःक्रियात्मक संबंध बनता है। उसके बाद अब हम देखेंगे शिक्षण के रूप, कि शिक्षण के क्या क्या रूप होते हैं। तो नंबर 1 औपचारिक शिक्षण। औपचारिक शिक्षण का तात्पर्य है कि जिसमें पाठ्यक्रम, समय, स्थान, ये सारी चीज़ें निश्चित होती हैं, जैसे विद्यालय। क्योंकि विद्यालय अगर हम जाएंगे तो ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पे हम रात में 12 बजे जाके पढ़ने लगेंगे, क्योंकि विद्यालय में एक समय और स्थान और पाठ्यक्रम, ये सारी चीज़ें निश्चित हैं कि हमें कब आना है, कब जाना है और किस पीरियड में हमें क्या पढ़ना है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे कन्फर्म हैं। नंबर 2 अनौपचारिक शिक्षण। अनौपचारिक शिक्षण का तात्पर्य है कि घर, जैसे अगर हमको घर में शिक्षा दी जाती है तो घर में हम किसी भी टाइम पढ़ने लगते हैं। जैसे हमको घर में हमारे माता पिता या भाई बहन कोई भी हमको पढ़ाता है तो वो चाहे सुबह के 8 बजे पढ़ा सकता है, चाहे रात के 12 बजे वो पढ़ा सकता है, क्योंकि कोई निश्चित टाइम नहीं है, कोई निश्चित पाठ्यक्रम नहीं है। आज अगर ABCD पढ़ाई है तो कल मैथ के सवाल भी लगाने लगेगा, तो उसमें कोई चीज़ निश्चित नहीं है, इसीलिए इसको अनौपचारिक शिक्षण के अंतर्गत घर आएगा। निरौपचारिक शिक्षण। निरौपचारिक शिक्षण का तात्पर्य है कि ऊपर के दोनों का मिश्रण, जैसे कि इसमें पाठ्यक्रम समय निश्चित भी होता है और पाठ्यक्रम समय अनिश्चित भी होता है, निश्चित नहीं होता है। जैसे दूरस्थ शिक्षा। दूरस्थ शिक्षा का तात्पर्य है ऑनलाइन शिक्षा, कि अगर आप चाहें तो समय पे उसको देख सकते हैं और आप अगर समय पे नहीं देखना चाहते हैं तो उसको बाद में भी देख सकते हैं, तो इसे निरौपचारिक शिक्षण कहते हैं। तो क्वेश्चन आएगा कि निरौपचारिक शिक्षण का उदाहरण क्या है, तो दूरस्थ शिक्षा को आप टिक करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे शिक्षण का अर्थ, कि शिक्षण का अर्थ क्या होता है। तो शिक्षण का जो व्यापक रूप में अर्थ होता है वो होता है सर्वांगीण विकास का साधन एवं आजीवन चलने वाली प्रक्रिया। तो क्वेश्चन आएगा कि सर्वांगीण विकास का साधन एवं आजीवन चलने वाली प्रक्रिया शिक्षण के किस अर्थ को प्रकट करती है, तो ये शिक्षण के व्यापक अर्थ को प्रकट करती है। अगर यहीं पे संकुचित अर्थ की बात की जाए तो विद्यालयी शिक्षण, यानी कि जो शिक्षण सिर्फ विद्यालय जीवन तक ही सीमित रह जाता है उसको हम विद्यालयी शिक्षण कहते हैं, और ये शिक्षण का संकुचित अर्थ है। और जो शिक्षण का व्यापक अर्थ है वो सर्वांगीण विकास का साधन है, यानी कि जो हमारे आजीवन पूरे जीवन भर जो चलता रहता है वो शिक्षण का व्यापक अर्थ है। उसके बाद अब हम देखेंगे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया।
तो क्वेश्चन आएगा कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया किसने दी है। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को हॉसफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने दिया है। तो हॉसफोर्ड ने कितने तत्व माने हैं, तो 4 तत्व माने हैं। पहला है शिक्षण, दूसरा है अधिगम, तीसरा है अनुकूल वातावरण, अनुकूल वातावरण का तात्पर्य है पाठ्यक्रम से, चौथा है शैक्षणिक आयोजन। तो यानी कि हॉसफोर्ड ने 4 चरण माने हैं। पहला है शिक्षण, दूसरा अधिगम करेंगे, तीसरा अनुकूल वातावरण का तात्पर्य पाठ्यक्रम से लिया जाएगा, और चौथा शैक्षणिक आयोजन का तात्पर्य है जैसे कोई हम शैक्षणिक आयोजन करें, जैसे खेल विधि, गतिविधि, कोई समूह वार्तालाप, जैसे क्लास में हमने कोई अंताक्षरी या पहेली वगैरह को मतलब स्टार्ट करा दिया, तो इसी को हम शैक्षणिक आयोजन कहते हैं कि इससे शिक्षण का कार्य और तेज़ी से चल सके। उसके बाद हम देखेंगे शिक्षण की विशेषताएं। तो शिक्षण की विशेषताएं, ये एग्जाम में ज़्यादातर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि शिक्षण एक बाल केंद्रित एवं उद्देश्य केंद्रित प्रक्रिया है। तो क्वेश्चन आता है कि शिक्षण एक कैसी प्रक्रिया है। तो शिक्षण एक बाल केंद्रित यानी कि बालकों के अनुसार, विद्यार्थी की रुचि के महत्वपूर्ण के अनुसार, और विद्यार्थियों को वरीयता देता है, ये बाल केंद्रित के अंतर्गत आता है। और उद्देश्य केंद्रित का तात्पर्य है कि शिक्षण का एक उद्देश्य होता है, फालतू में क्यों कोई शिक्षण करेगा। शिक्षण तभी तो कोई करेगा जब उसका कोई उद्देश्य होगा। नंबर 2, शिक्षण एक बहुआयामी प्रक्रिया है। नंबर 3, शिक्षण औपचारिक व अनौपचारिक दोनों है। अभी हमने ऊपर ही बताया था शिक्षण के रूप में कि शिक्षण औपचारिक भी है यानी कि विद्यालय में भी होती है, अनौपचारिक यानी कि घर में भी होती है। तो क्वेश्चन आएगा कि शिक्षण कैसी प्रक्रिया है। तो औपचारिक व अनौपचारिक दोनों है। शिक्षण एक समायोजन है। शिक्षण के द्वारा हम अपने आप को समायोजन करते हैं, समाज में, घर में, परिवार में, विद्यालय में, यानी कि ये सारी चीज़ें हम शिक्षण के द्वारा करते हैं। शिक्षण के द्वारा हम अपने आप को समायोजन करते हैं। फिर है शिक्षण सामाजिक व अंतः क्रियात्मक प्रक्रिया है। तो क्वेश्चन आएगा कि शिक्षण कैसी प्रक्रिया है। तो शिक्षण सामाजिक व अंतः क्रियात्मक प्रक्रिया, ये हमें समाज से जोड़ती है और हमें किस प्रकार से अंतः क्रियात्मक संबंध बनाना है, ये सारी चीज़ें हमें शिक्षण के द्वारा पता चलती हैं। शिक्षण व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन लाता है। शिक्षण के द्वारा हमारे व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन आता है, यानी कि जो हमने कार्य उत्कृष्ट किए हैं, जो हमने अच्छे कार्य किए हैं, वे सारे चीज़ें हमें शिक्षण के द्वारा हमारे व्यवहार में प्राप्त होती हैं। शिक्षण कला एवं विज्ञान दोनों है। कला का तात्पर्य है कि हम कैसे पढ़ा रहे हैं, ये शिक्षण की कला कहेंगे कि हम कैसे पढ़ा रहे हैं, इसको शिक्षण की कला कहेंगे। और विज्ञान का तात्पर्य है कि हम शिक्षण में क्या क्या पढ़ा रहे हैं या कौन कौन टॉपिक पढ़ा रहे हैं, इसको हम विज्ञान कहेंगे, या क्या क्या विधियाँ पढ़ा रहे हैं, इसको विज्ञान कहेंगे, और कैसे पढ़ा रहे हैं, ये कला कहेंगे। तो क्वेश्चन आता है कि शिक्षण कैसी प्रक्रिया है। तो इसमें कला एवं विज्ञान दोनों चीज़ें हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमसे जुड़ें। इसके बाद हम देखेंगे शिक्षण की अवधारणा के बाद इसमें शिक्षण कौशल में जो है वो NCF का आएगा, फिर RTA 2009 की आएगा कि उसमें क्या क्या बताया गया। तो ये सारी चीज़ें हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। और आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमसे जुड़ें। धन्यवाद।